Morning everyone. I hope you all are doing great in your life. In today's video I am going to discuss about the rotational spectra. तो सबसे पहले जब अगर हम बात करें प्रीफेस की, तो यहाँ पर रोटेशनल के बारे में वो क्या बोल रहा है कि हमारे पास जितने भी एनर्जी लेवल्स हैं दे ऑल आर क्वांटाइज। जैसे अगर हम बात करें हमारा जो एटम है वो रिवॉल्व करता है, तो एक फिक्स्ड लेवल्स होते हैं जहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो इन द सेम मैनर कि हमारे ऐसे ही आर्बिट्ररी हमारे रोटेशनल लेवल्स नहीं होंगे, रोटेशनल लेवल्स भी क्वांटाइज्ड होंगे और जो फिक्स्ड लेवल्स होंगे वहीं पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो, या जो मॉलिक्यूल के जो लेवल्स हैं वो एक्साइट होके, जो हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके उन्हीं लेवल्स पे जाएगा। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, शेप और साइज़ पे। तो सबसे पहले जब हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रा डिराइव किया तो उसके लिए हमने जो अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई की वो रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसिडर किया। रिजिड का मतलब है ऐसा मॉलिक्यूल जिसके एटम्स एक रिजिड बॉन्ड से बाउंडेड है। यहाँ पर अब तक हम ऐसे बोलते हैं कि हमारा जो बॉन्ड है दो एटम्स के बीच, वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट मीन्स वी कंसिडर इट एज इलास्टिक इन नेचर। बट यहाँ पर इन ऑर्डर टू अप्लाई द रिजिड, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करने के लिए हमने जो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे किस में कन्वर्ट कर दिया है, एक रिजिड बॉन्ड में। तो रिजिड बॉन्ड की वजह से आप कुछ इस तरह से इमेजिन करोगे, अगर ये दोनों बॉल्स अभी ये दोनों बॉल्स सेम की हैं तो यहाँ पर सेम मास होने की वजह से सेंटर यहीं पे होगा। लेकिन अगर सपोज करो मैं एक बॉल को हैवी और एक को स्मॉल कर दूँ तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा शिफ्ट कर जाएगा। तो ये वो यही बात शो करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले हमारे पास जो डिस्टेंसेस हैं वो आर नॉट, दो मासेस के बीच। उसके बाद अगर आप बात करो एट पॉइंट सी, तो वहाँ पर क्या होगा, इन दोनों सारी फोर्सेस क्या होंगी, बैलेंस होंगी। तो उस वजह से हम ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, m1r1 इजिकल्स टू m2r2। तो नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, नेक्स्ट जब आप इक्वेशंस को अप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या सिचुएशन रहेगी, I इजिकल्स टू m1r1 स्केयर इजिकल्स टू m2r2 स्केयर। तो यहाँ पर आपने क्या किया, जो हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस पॉइंट C के अलोंग, तो वो क्या क्या है, m1 का डिस्टेंस r1 के अकॉर्डिंग है, m2 का r2 के अकॉर्डिंग है, तो आपने वो मेंशन किया। फिर हमने सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि हमने अभी अप्रॉक्सीमेशन सीखी थी, तो हमने अरेंजमेंट ऐसे कर दिया, m1r1 इंटू r1, m2r2 इंटू r2। तो m1r1 की जगह हमने m2r2 रिप्लेस कर दिया और m2r2 की जगह हमने m1r1 रिप्लेस कर दिया, सो दैट कि हम डेरिवेशन कर पाएँ। तो हमारे पास आइस के इक्वल आ गया। उसके बाद हमने फिर से अप्रॉक्सीमेशन को यूज़ किया, m1r1 इजिकल्स टू m2r2, लेकिन इस बार क्या किया, वो वाली अप्रॉक्सीमेशन की r0 हमारा टोटल डिस्टेंस है r1 प्लस r2, उससे यूज़ किया m2r2 माइनस r0। तो अभी मैंने यहाँ पर पेंसिल से शो किया हुआ है, तो आप देखो ध्यान से, m1r1 यहाँ पर आप उसे सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएगी r1 की वैल्यू m2r0 m1 प्लस m2। अभी आप क्या करोगे, r2 के लिए इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करोगे। अभी हमने r1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो r2 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो r2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, m1 r0 m1 प्लस m2। तो मैंने यही सॉल्व करके यहाँ पर दोनों मेंशन की हुई हैं। क्लियर। तो यहाँ पर जो पार्ट मिसिंग है तो मैंने पेंसिल से इसे ऐड ऑन किया है। उसके बाद आपके पास जो आई की वैल्यू है, फिर से आप यहाँ पर r1 और r2 की वैल्यू फिल कर दोगे। ये जो वैल्यूज़ हैं उसे आप सिंप्लीफाई करोगे, देन यू विल गेट द सेम रिजल्ट, m1 m2 r0 m1 प्लस r। तो जो हमारे पास m1 इंटू m2 m1 प्लस m2 है, इसे हमने म्यू से सब्सिट्यूट किया है। म्यू क्या होता है, रिड्यूस मास। रिड्यूस मास मतलब दो एटम्स का जो हमारे पास एवरेज सा मास आ जाएगा। ये दो मासेस हैं, अगर हमने इनका अगर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकालना होता सिंगल का तो हम ऐसे लिख सकते थे m r स्क्वायर, राइट। लेकिन अभी इन दोनों का कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास ये इस टर्म से सब्सिट्यूट हो जाएगा, म्यू r स्क्वायर। तो वो म्यू क्या है, दोनों मासेस का प्रोडक्ट ओवर दोनों मासेस का सम। क्लियर। तो ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया।
उसके बाद आपके पास जो एनर्जी लेवल्स हैं वो क्या रहेंगे। एनर्जी लेवल्स के लिए हमने श्रोडिंगर इक्वेशन को एज सच यूज़ किया है, h² 8π²i(j+1). तो यहाँ पर आपने इसे डिराइव नहीं करना, जस्ट हमने जो जो वेरिएबल्स यहाँ यूज़ किए हैं हम उनको सिग्निफाई कर देंगे। सबसे पहले आपने उसे शो कर दिया। h क्या है हमारे पास, प्लैंक कांस्टेंट है। i हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। j हमारे पास रोटेशनल क्वांटम नंबर है, क्योंकि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोप की बात कर रहे हैं तो j हमारे पास क्या है, रोटेशनल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा ई जे आपके पास वेव नंबर। जब भी आप वेव नंबर हमारे पास hc से डिवाइड कर दोगे एनर्जी को तो हमारे पास वेव नंबर आ जाएगा, जिससे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एप्सिलॉन वर्ड के जे के साथ। तो यहाँ पर आपके पास फिर से टर्म्स वही रहेंगी, सिर्फ एक c नया इंट्रोड्यूस हुआ है। c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो नेक्स्ट आपके पास अभी हमारे पास ये जो वैल्यू थी इसको हमने किससे डिनोट कर दिया, b के साथ। ठीक, b को हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल कांस्टेंट। अभी तक आपके पास दो सिंबल्स न्यू इंट्रोड्यूस हुए हैं, j इज़ रोटेशनल क्वांटम नंबर, b इज़ रोटेशनल कांस्टेंट। तो हमारे पास b की वैल्यू टर्म्स उसी में रहेंगी जहाँ पर हमने एनर्जी को, हमारे वेव नंबर को डिफाइन किया है सेंटीमीटर इनवर्स, तो इसका भी सेम यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स ही रहेगा। नेक्स्ट आपके पास क्या रहेगा कि अभी आप क्या करोगे, होमवर्क के लिए आप क्या करोगे, जे की डिफरेंट वैल्यूज़ पर आप फाइंड आउट करोगे अपने रोटेशनल लेवल्स। डिफरेंट जे की डिफरेंट वैल्यूज़, ये आपके पास ओरिजिनल रिलेशन है b(j+1). यहाँ पर जे को एक बार 0 1 2 3 अप टू सो ऑन कंसिडर करना, और इसके बाद ये हम जो एनर्जी लेवल्स हैं ये एज अ होमवर्क कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप उन्हें डिराइव करोगे तो आपके पास ऐसी स्पेसिंग आ जाएगी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है कि आपने फाइंड आउट करना है इन दो एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि ये जो एनर्जी लेवल्स है ये इक्वली स्पेस्ड नहीं है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं हमारे जो एनर्जी लेवल्स के बीच में स्पेसिंग क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, एक बार के लिए लेवल कंसिडर कर लेते हैं 0 से 1। ठीक, तो अभी आप क्या करोगे, आपके पास रिलेशन में मैं यहाँ पर डिराइव करके दिखाती हूँ। आपके पास जो वैल्यूज़ आई हैं j+1 है। तो अभी आप बात कर रहे हो ट्रांजिशन फ्रॉम 0 to 1। तो अभी क्या करोगे, 0 के लिए आप पहले से फिल करोगे 0 × 0 + 1, तो आपके पास आंसर क्या आया, 0। फिर आप उसे 1 के लिए फिल करोगे b × 1 × 1 + 1 दैट इज़ 2b। तो अभी आप इनका डिफरेंस लोगे, e1 - e0 का जो डिफरेंस होगा वो क्या आएगा, 2b - 0 फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो डिफरेंस क्या आया, 2b आया। फिर आपके पास नेक्स्ट ट्रांजिशन उसने आपके लिए लेवल कौन सा कंसिडर किया है, 1 से 2। सिमिलर वे में आप क्या करोगे, यहीं पर कंसिडर कर लेते हैं। 1 से 2 के लिए आप ε1 ε2, तो अभी हमने इसके लिए वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी 2b, 2 के लिए न्यू आएगी। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, b × 2 j+1 2 + 1 3 2s 6b। तो हमारे पास इसका डिफरेंस क्या आया है, 2 - 1 का, जिसे हम डेल्टा भी लिख सकते हैं, वो क्या आया, 4b। तो नेक्स्ट हमने ट्रांजिशन इन्होंने की है 2 से 3। तो अभी 2 के लिए तो हमें पता चल गया 6b, 3 के लिए फिल कर लेते हैं b × 3 3 + 1 4 दैट इज़ 12b। तो हमारे पास एनर्जी का जो लेवल आएगा वो क्या आएगा, e3 - e2 दैट इज़ 12 - 6 6b। तो ये लेवल्स आपके पास इससे डिफरेंस आ जाएंगे, आपने ऐसे फिल किया तो आपके पास इनके डिफरेंस आ जाएंगे। तो अभी हमने क्या किया, इसे जनरलाइज़ किया। तो इसे जनरलाइज़ कैसे करोगे, अभी हमने n × n+1, तो हमने एनर्जी का ट्रांजिशन कंसिडर कर लिया j × j+1। तो एप्सिलॉन j की वैल्यू क्या आएगी, bj+1 ej+1 bj+1 × j+2। तो अभी आप क्या करोगे, डेल्टा ई डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, bj+1 कॉमन है, तो j+2 - j, सॉरी। तो यहाँ पर आपके पास क्या आया, 2b
J+1। तो यहाँ पर आपको अभी कोई सी भी ट्रांजिशन दी जाएगी तो वहाँ से आप वैल्यूज़ चेक कर सकते हो। सपोज़ करो मैं ट्रांजिशन की बात कर रही हूँ 0 से 1, कहाँ से शुरू किया 0 से, तो हमारे पास डिफरेंस क्या आएगा डेल्टा ई का 2b 0+1, तो ये क्या आया 2b, यही डिफरेंस आया था। 1 से 2 गए थे, इनिशियल कहाँ से शुरू किया 1 से, तो आप क्या फिल करोगे 2b 1+1, तो डिफरेंस क्या आया था 4b। नेक्स्ट आपने ट्रांजिशन चेक की थी 2 से 3, तो इनिशियल कहाँ से हुआ था 2 से, तो 2b इज टू 2+1 दैट इज़ 6b। तो इस वे में आप इस फॉर्मूला को क्या कर दिया हमने जनरलाइज कर दिया। ठीक, तो अभी हमारे पास जो लाइंस की स्पेसिंग भी आ गई, हमने ये भी सीख ली। तो हमारे पास कुछ स्पेसिंग इस तरह से होगी, एनर्जी हर बार राइज कर रही है। तो अभी हमारे पास हर तरह का रोटेशनल ट्रांजिशन क्या रहेगी, अलाउड नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे हमें पता है 0 लेवल पे हमारी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी, जैसे जैसे हम अपवर्ड मूव करते जाएंगे प्रोबेबिलिटी रिड्यूस होती जाएगी। तो उस वे में उन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास जो डिफरेंस डेल्टा जे का डिफरेंस है वो +-1 नहीं रहना चाहिए। यानी कि ट्रांजिशन 0 से 1, 1 से 0 हो सकती है, 1 से 2, 2 से 1 हो सकती है, मतलब एक एक का डिफरेंस रहेगा। ऐसे नहीं होगा कि आप ट्रांजिशन सपोज करो 0 से 2 हो रही है, 0 से 3 हो रही है, 0 से 4 हो रही है। क्लियर? तो यहाँ पर यही बोला हुआ है कि वही ट्रांजिशंस अलाउड रहेंगी जो इस सिलेक्शन रूल को ओबे करेंगी, अदरवाइज़ वो बाकी की रोटेशनल ट्रांजिशंस क्या रहेंगी, फॉरबिडन रहेंगी। नेक्स्ट आप क्या करोगे, आपको ये न्यूमेरिकल टाइप ऐसे आया होगा, जैसे एग्ज़ाम में आपको अगर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो न्यूमेरिकल में आपको जैसे उन्होंने वैल्यूज़ दे रखी हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए जे वैल्यूज़ के लिए, तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट लाइन स्पेक्ट्रा जे की वैल्यू 0 दे रखी है और आपको ट्रांजिशन 0 से 1 के लिए जो वैल्यू मिली है वो ये मिली है। तो आपने वहाँ से, हमें पता है कि डिफरेंस 2b का होता है, तो वहाँ से हमने b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फिर हमने i की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो किसके इक्वल होती है h/8π²bc, वहाँ से हमने i की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अभी हमें पता है कि i में रिड्यूस मास का इन्वॉल्वमेंट है, i = μr²। तो यहाँ पर हमें मासेस चाहिए इंडिविजुअल, कार्बन का भी ऑक्सीजन का भी, तो वो भी आपको गिवन होगा। कार्बन का भी इंडिविजुअल दे रखा है और ऑक्सीजन का भी, वो आपने फिल किया और इसका रिड्यूस मास निकाल लिया। फिर आपने उनके बीच का एवरेज डिस्टेंस क्या कर लिया, एट द एंड फाइंड आउट कर लिया। तो हमारे पास जो कार्बोनिल का एवरेज डिस्टेंस है वो ये आया। क्लियर? तो इस तरह से आपको छोटे से न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपने अगर फॉर्मूलाज पीछे ध्यान से समझे होंगे तो आप उसे यूज़ करके सिंपल आंसर निकाल सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।